कल हम लोग कुछ ऐसे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर्टिफिशियल वेक्टर को देख रहे थे जिनको हमने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने क्रिएट किया है। कुछ वही जैसे हाइब्रिड बनाते हैं ना, तो कोई सुपर कैरेक्टर दो अलग सोर्सेस से आइसोलेट करके उनको कंबाइन करके जो रिजल्टेंट बनेगा वो सुपीरियर देन पेरेंट बनता है। उसी तरीके के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रेप्लिकेट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट को आइसोलेट कर पाए, प्रोडक्ट फॉर्म कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लेंथ का डीएनए उसमें इंसर्ट कर पाए। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रख के इन्वेंशन हुए कुछ कॉमन जो प्लाज्मिड है उसको लेके कॉम्बिनेशन फाज है जो नेचुरली अकर कर रहे हैं उनको ज्वाइन करा के बनाया गया। नाउ आंसर करना मुझे, व्हाट इज कॉस्मिड एंड व्हाट इज फाजमिड। अभी मत करो, व्हाट्सएप पे मुझे बताना। प्लाज्मिड, फाजमिड, कॉस्मिड, देन बैक। बैक तो पढ़ाया नहीं ना, यैक ऑन विद द रिस्पेक्ट ऑफ देयर साइज एंड देयर कंपोजिशन। इनको एक्सप्लेन करोगे, छोटा सा शॉर्ट नोट 1-1, 2-2 लाइन का सबके बारे में रिटन फॉर्म में, ठीक है? टाइप करके नहीं भेजोगे, तुम्हारे नोट्स में होने चाहिए ये सब। तो उनकी साइज, उनसे उनके सोर्स, ये सब चीजें लिख के ये मुझे सेंड करोगे आज। Now come to human artificial chromosome. As the name indicate, human से रिलेटेड कोई क्रोमोसोम बनाया गया, आर्टिफिशियली मॉडिफाइड क्रोमोसोम बनाया गया, ठीक है? इसके बारे में सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है कि 46+1 होगा, जिसमें भी ये इंजेक्टेड होगा। या जैसे कल मैंने एक बताया था कि कोरिया में कोरिया में एक्सपेरिमेंट किया गया था कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फॉर्म करने वाले जीन ऐड करके ह्यूमन बना लिए जाए, ठीक है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऐड कर दिया जाए तो उससे क्या होगा, ह्यूमन ऑटोट्रॉफ हो जाएगा। क्लियर? ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कोरिया में। बट अब मैंने बोला कि हर चीज के बहुत एथिकल इशू हैं। आप इस तरीके से कुछ भी नहीं बना सकते हो कि एकदम आपको खड़े हैं काफी लोग आपके अपोज में खड़े रहेंगे। तो साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं एक वो जो तुम्हें मिल्क वाला पूरा पोर्शन बताया कि ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे ऐसे बना दे कि आपको टैबलेट और कैप्सूल इंजेक्शन लेने की जगह वो आपके हेल्दी रिसोर्सेज में हो। इस तरीके के ड्रग्स वाले आपको फ्रूट्स मिल जाएं, मिल्क मिले, इस तरीके के सोर्सेज जो आप डेली यूज में नॉर्मली आप हेल्थ के लिए ले रहे हो और उसमें ही वो मॉडिफाइड फॉर्म में ड्रग्स आ जाए। तो इस तरीके एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी अभी चल रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कॉम्बिनेशन से। सेम वे में एक क्रोमोसोम ऐड कर दिया। अब देखो तुम, जब नेचुरली क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा था तो वो था जेनेटिक डिसऑर्डर। कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, किस कैटेगरी का? फटाफट रिप्लाई यहीं पे करो। क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम साइज से रिलेटेड कोई अगर एब्रेशन हुआ है तो उसको कौन सा डिसऑर्डर कहेंगे? बहुत सर दर्द हो रहा है आज। फास्ट रिप्लाई बेटा। एग्जाम्पल नहीं, कलेक्टिवली क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल एबरेशन। क्लियर? आस्था जी क्या कह रही हैं? जेनेटिक्स के पार्ट में ऑफलाइन देख, क्योंकि उन्होंने, ठीक है ठीक है, कंप्लीट हो गया ना आस्था? अभी मैं आने वाली हूँ वहां पे, उसके बाद तो तुम लोग को 22 के बाद तुम लोग आ भी सकते हो वहां पे। तो एक थोड़ा ग्रुप कर करके वैसे फोकस करना फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा, कि सारे बैकलॉग और चीजों को डाउट वगैरह जल्दी जल्दी क्लियर करो। बायो का मेरे भरोसे छोड़ दो, मैं करा लूंगी। तो बायो के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट फ्लो में चलो बस। क्या पूछ रही थी मैं, क्या बता रही थी? हाँ, तो क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर से रिलेटेड कोई भी चेंज हुआ तो नेचुरल प्रोसेस में वो जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। बट आप टेक्निकली कोई यूज करके एक मिनी क्रोमोसोम टाइप का माइक्रो क्रोमोसोम छोटा सा, और उस क्रोमोसोम में आपकी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हैं, आपने जीन ऐसे डाल दिए, जैसे सपोज अभी यहाँ हमने बोला फोटोसिंथेटिक, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया।
कुछ ऐसा उसके एज से रिलेटेड जीन बना लिया गया जिससे एज कंट्रोल हो, कुछ ऐसा जिससे उसकी हेल्थ कंट्रोल हो। इस तरीके के जीन उसमें एक सिंथेटिक क्रोमोसोम आर्टिफिशियल बना लिया और इसको जाइगोट में एंटर कर दिया। तो वो जाइगोट कैसा हो जाएगा बेटा, 47 क्रोमोसोम का। और ये क्रोमोसोम बहुत छोटा साइज का होगा कंपेयर टू तुम्हारे नॉर्मल क्रोमोसोम। सबसे छोटा क्रोमोसोम भी वाई क्रोमोसोम होता है अगर मेल की बात करें, ठीक है, उससे भी ये छोटा रहेगा। क्लियर है? तो एक बस हमारे डिजायर्ड, इससे कोई डिजीज नहीं होगी, इसमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। और ये अभी बहुत इसका बहुत ज्यादा आउटपुट आया नहीं है, ये सब अभी प्लान और इस पे एक्सपेरिमेंट जो चल रहे हैं वो एथिकल इश्यूज में फंसे हुए हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक बार बताया था कि जेनेटिक इंजीनियर्ड अगर ह्यूमन बनेगा या नेचुरली ह्यूमन इवोल्यूशन होगी, जिस तरीके से इसको थोड़ा कनेक्ट करना, ठीक है, थोड़ा सुनने में तुम लोग को थोड़ा शायद अजीब वो गरीब लगे, वियर्ड टाइप का। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बैठ के अब काम करने लगे हैं, बाहर खेलने नहीं जाते हो तुम लोग, मोबाइल पे हो। तो तुम एक टाइम की तरह सोचो कि एक अगर 100 साल 1000 साल इस तरीके से बीतते जाए तो हमारे कौन सा पार्ट वेस्टिजियल हो सकता है, वेस्टिजियल में कन्वर्ट होगा, और कौन से पार्ट को और इवॉल्व होना पड़ेगा, सोच के बताओ थोड़ा। चलो अपना दिमाग चलाओ, ये तो मैं पढ़ा दूंगी अभी तुरंत। बताओ, अगर जैसे हमारे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, आंख के जो ये जो पोर्शन है, ठीक है, रेड वाला, वो पोर्शन निक्टेटिंग मेम्ब्रेन था पहले, वो धीरे धीरे वेस्टिजियल में कन्वर्ट हो गया। तो हम जिस तरीके से यूज कर रहे हैं इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कौन से कैरेक्टर को और इवॉल्व होना पड़ेगा और कौन सा कैरेक्टर वेस्टिजियल में कन्वर्ट हो सकता है, छोटा हो सकता है, या मतलब उसमें इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिडक्शन की तरफ जाएगा। टेक्निकली हम रोबोट वगैरह बना लेते हैं, हमारे सारे काम काज रोबोट कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें वेस्टिजियल में कन्वर्ट हो सकती हैं या छोटी हो सकती है? करेक्ट, आइस को मॉडिफाइड होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जेनेटिक इंजीनियर्ड हो सकता है कल को इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके इंजीनियर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही में ये चांसेस हैं कि जो ह्यूमन अब इवॉल्व होगा, होमोसेपियंस सेपियंस के बाद जो ह्यूमन होगा उसके पास 2 पेयर आईज हो, 3 पेयर आईज हो। ठीक है, इस तरीके के कैरेक्टर नेचुरल ह्यूमन दिखेगा, वो नेचुरली आ जाएगा धरती पे क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं। हमारे जो पैर हैं वो हम कम यूज करने लगेंगे तो धीरे धीरे वो क्या होंगे, उनकी साइज हो सकती है छोटी हो जाए। जैसे पहले के नियंडरथल वगैरह के हाथ बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है, वो धीरे धीरे हमारे छोटे होते गए। तो ये ट्रूथ है, ठीक है, इवोल्यूशन एक ट्रूथ है। तो आप जिस तरीके से इन्वायरमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से एडॉप्टेशन शो करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके ऑर्गन, आपका सिस्टम इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम, वो तो इवोल्यूशन है, वहां तो वेट करना है, ये इंजीनियरिंग है, यहाँ मैनिपुलेट करना है। तो हम जो चीजें चाह रहे हैं, हम इवॉल्व करना चाह रहे हैं कि हमारी आईज, हम इतना लोग टेक्निकली लगे हुए हैं, कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं या वॉट एवर, गेम को तो नहीं बोल रही मैं कि बहुत गेम खेल रहे हैं, बट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो हमारी आंखों को और स्ट्रांग होना पड़ेगा। जस्ट इस कोरोना के ड्यूरेशन में मेरी आंखें वीक हो गई, अभी तक मेरा 6/6 आई साइड था, अब मेरे को ऐसा लगता है मैं चेक कराने जाऊंगी तो मे बी स्पेक हो, एक बार चेक करा के देख लेना। क्योंकि बहुत मतलब 12-12 घंटे मैंने मोबाइल पे रही हूँ मैं, और हो रहा है वो चीजें। तो जिस तरीके से, हाँ, क्रैनियम इनलार्ज्ड और फोर ब्रेन का डेवलपमेंट, ये सब चीजें भी होंगी। तो जस्ट इस पोर्शन से मैं ये कनेक्ट करा रही थी कि जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इवोल्यूशन में स्लो प्रोसेस हो सकता है, और इंजीनियरिंग में हमें वही चीजें इवॉल्व कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में चाहिए, तो हम उनके जीन आइसोलेट करके उसको इंसर्ट करके रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके हम बहुत फास्ट चाह रहे हैं कि वो चीजें बन जाए। क्लियर बेटा? तो डेवलप्ड इन 1997, देख लो काफी रिसेंट की चीजें हैं ये। सिंथेटिक एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अब ये ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बन चुका है, उसका क्या प्रॉपर्टी है, सिंथेटिक तो है ही, वो आर्टिफिशियली बनाया गया है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, उसमें ओरी डाल देंगे तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो जाएगा वो। अप्रोक्सीमेटली 1/10 साइज ऑफ नॉर्मल क्रोमोसोम,
क्लियर, काफी छोटा है। माइक्रोक्रोमोसोम इसको कह रहे हैं, दैट पासेस टू सेल ड्यूरिंग माइटोसिस। क्लियर, माइटोसिस कर सकता है वो, और जैसे जाइगोट में अगर इंसर्ट कर दिया गया तो वो अब जाइगोट को तो एम्ब्रियो बनाना है, एम्ब्रियो से उसको एम्ब्रियोजेनेसिस ऑर्गेनोजेनेसिस करनी है, तो उस ड्यूरेशन में क्या करेगा वो 47th वाला क्रोमोसोम भी डिवाइड करके आपका हर सेल में पास होना चाहिए। क्लियर, तभी तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो होगा। कोई हम सिंगल सेल तो है नहीं कि बैक्टीरिया की तरह इकोलाई में डाल दिया, अब वो तो काम करेगा पूरा उसका बार 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 बार, नहीं। ठीक है, तो माइटोटिकली भी वो फेवरेबल होना चाहिए। अ ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हैक शॉर्ट फॉर्म इज अ माइक्रोक्रोमोसोम, ये पूरा पैराग्राफ आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। इज अ क्रोमोसोम दैट कैन एक्ट एज अ न्यू क्रोमोसोम इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। That is, instead of 46 chromosome, the cells could have 47, with the help with the 47 being very small, roughly 6 to 10 megabase size, instead of 50 to 250 MB natural chromosome की size, and able to carry new gene introduced by human researcher, introduce किया गया है, ठीक है, natural नहीं था ये। Ideally, researchers could integrate different genes that perform a variety of function, including disease defense. हमें डिजीज से भी डिफेंस करना है, जैसे इसका बहुत ज्यादा एक यूज होने वाला है बाल्डनेस के लिए, ठीक है, ये जो गंजापन आ जाता है एक टाइम के बाद, और मेनली मैन इसके सर्वाइवर होते हैं, ठीक है, जो हेयर ग्रे हो जाते हैं, व्हाइट हेयर होते हैं, स्पेस का यूज हो रहा है, तो काफी ज्यादा अप्रोच की जा रही है। और इन ये छोटे छोटे चीजों में तो हमारे जीन में भी हम जो 46 क्रोमोसोम है उसमें भी इंसर्ट करके ये कैरेक्टरिस्टिक इवॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, या मेडिसिन में इंसर्ट करके आ रहा है, और इनके प्रोडक्ट हैं ऑलरेडी मार्केट में है। मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से जेनेटिक इंजीनियर किए हुए इन सारे पोर्शन से, स्किन के पोर्शन से, बाल्डनेस के पोर्शन से, ठीक है, तुम्हारा हेयर के पोर्शन से है, और क्रीम मतलब कॉस्मेटिक्स में यूज हो ही चुके हैं ये सब चीजें। इस तरीके से कुछ एप्लीकेशन तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, बट पॉइंट ऑफ कि किसी डिजीज से हम पूरा इवॉल्व हो जाएं, कल को हो सकता है कि एक क्रोमोसोम ही हमारा पूरा कैंसर डिफेंस मैकेनिज्म लेके इवॉल्व हो जाए, तो किसी को कैंसर ही ना हो। इसी तरीके से ब्रेन हैमरेज वगैरह, इनको सप्रेस करने वाले जीन पे स्टडी चल रही है, क्योंकि हर चीज जीन पे है। अगर हम किसी चीज की कोर बात करें तो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर को छोड़ दिया जाए तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सब चीज कंट्रोल जीन पे हो रहा है। तो उस जीन को हम किस तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि जीन चिप थेरेपी जो आ जाएगी, जीन चिप में हम पूरा अपना जीनोम लेके प्रिडिक्ट करा सकते हैं कि हमें 22वें साल में क्या होने वाला है, 34 ईयर्स बाद क्या होगा, 60 ईयर्स बाद कौन सी डिजीज की प्रोबेबिलिटी है, ये सारी हमें प्रिडिक्शन मिल जाएगा बहुत छोटे उम्र में ही। बहुत इनफैक्ट कह लो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीटस के ही टाइम में क्रोमोसोमल स्टडी से वो सारी चीजें आ जाएंगी। अब हम उसमें जीन मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिससे वो प्रिडिक्शन हुआ है कि जो जीन हमें आगे जाके डायबिटीज कॉज करने वाले हैं उन जीन को मॉडिफाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो टेक्निकली मे बी पॉसिबल कि आफ्टर 50 to 100 ईयर ये सब चीजें हो जाएंगी ह्यूमन रीच में, जिस स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके इसके बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर भी देखने को मिलेंगे आपको पैरेलल में। जैसे अभी तो आपका एक जो नेचुरल डिजास्टर 1 by 1 चलेगा, ये वायरस वाला ही चलेगा। कोरोना इज नॉट द एंड की एक ही पैंडेमिक डिजीज आएगी, काफी आएंगी। ये हम लोग लगभग 2014-15 में जब रिसर्च हो रहा था वहां पे बातें होती थी कॉन्फ्रेंस में, तब भी एक फॉरेन से आए थे सर, उन्होंने भी ये चीजें कही थी, और हम लोगों को भी एक आइडिया था कि जो अब नेक्स्ट अटैक होगा या वर्ल्ड वॉर हो तो उसके लिए किसी को भी न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह की बहुत जरूरत नहीं है, जस्ट आप बायोलॉजिकल वेपन्स यूज करिए। तो बायोलॉजिकल वेपन में क्या आ जाएंगे, आपके वायरस और बैक्टीरिया आ जाएंगे, उससे ही आप एक पूरे की पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को खत्म कर सकते हो। तो मॉडिफाइड वगैरह क्वेश्चन है ये जो ड्रॉबैक है। जैसे एक रजनीकांत की कौन सी मूवी थी यार, रोबोट, रोबोट कौन सी थी कृष्ण, 2.2 तो वो पक्षी राजन वाली ना, रोबोट जिसमें कई कॉपी ऑफ रोबोट बन जाते हैं और वो हार्म करने लगते हैं। वो सब वही है कि साइंस का आपका क्या ड्रॉबैक हो गया, ठीक है, उसको गलत तरीके से आपने यूज कर लिया।
तो ये चीजें आएंगी सामने अगर आप इस तरीके से रिसर्च कर रहे हो और इतना नेचुरल चीजों को आप मैनिपुलेट कर रहे हो, तो इसके आपको प्रोस एंड कॉन्स दोनों ही दिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बेटा, इसको भी आपको सबको नोट डाउन करना है। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको नोट्स बनानी है जो कल से चल रही है। और जस्ट ये लास्ट पोर्शन है, डीएनए लाइब्रेरीज। पहले मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स इसका दिया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कि सीडीएनए लाइब्रेरीज या जीनोमिक लाइब्रेरीज, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैसे बना। तो वहां पे आपको क्या चाहिए, पूरे जीन की इंफॉर्मेशन चाहिए। उसको आप जैसे लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक रखे होते हैं, कितनी नंबर ऑफ बुक कितने चाहिए पूरा ह्यूमन जीनोम को, जीन को स्टोर करने के लिए, नंबर ऑफ बुक्स कितनी लगेंगी और कितने पेजेस होंगे उसमें, आपके एनसीईआरटी का ही डेटा है ये। डीएनए लाइब्रेरीज आर द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्टेड डीएनए मॉलिक्यूल लाइगेटेड इनटू वेक्टर। अब आप एक चीज ध्यान दो कि लाइब्रेरी बनानी है, लाइब्रेरी बनानी है तो उसके लिए आपको जैसे बुक की लाइब्रेरी है तो नंबर ऑफ बुक्स चाहिए। ये किस चीज की लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं हम लोग, जीनोम की लाइब्रेरी, जीन की लाइब्रेरी। तो आपको क्या चाहिए होगा, जीन की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जीन की इंफॉर्मेशन कैसे आ सकती है, आप जीन को फ्रेगमेंट में कर दो, पूरे जीन को तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसका सारा डिटेल तुम लोगों ने देखा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, कितना टाइम लग जाएगा, कितनी बार उसको करना पड़ेगा। तो आप क्या किया, सिंपल वे में डीएनए के फ्रेगमेंट कर लिए। फ्रेगमेंटेशन के लिए आपने क्या किया, एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन। स्पेसिफिकली आपको सीक्वेंस जानना है तो आप क्या यूज कर लोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन टेक्निक से हमने डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट कर लिए और उसको वेक्टर में लाइगेट कर दिया। अब हर एक उसमें जो इंफॉर्मेशन होगी वो कोड होगा, ठीक है, वो एक्सप्रेस होगा। अब मुझे तुम लोग यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सोच के बताओ, यूकैरियोटिक में क्या प्रॉब्लम आएगी और यूकैरियोटिक प्रोसेस में और प्रोकैरियोटिक प्रोसेस में क्या डिफरेंस होगा यहाँ पे जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने में। फटाफट बताओ बेटा, दूसरा चैप्टर भी आज स्टार्ट करना है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या प्रॉब्लम आएगी, सब लोग ये बताओ। फोर 4000 समथिंग बुक्स थी शायद, कशिश चेक करना इस डेटा को। 1000 पेजेस एंड समथिंग 4000 बुक्स। बेटा फास्ट आंसर करो, टाइम जाएगा वरना अपना। कृषु हो गया तुम्हारा, टाइम होने वाला है तुम्हारा भी। करेक्ट, ठीक है। और कोई, बेटा यूकैरियोटिक में क्या था, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। तो यूकैरियोटिक में आप डीएनए फ्रेगमेंट करके इंफॉर्मेशन को नहीं कोड कर सकते हो, सारे सारे इंफॉर्मेशन वहां पे। तो जंक डीएनए कितना है, कितने परसेंट जंक है, अप्रोक्सीमेटली 99% तो जंक है, ठीक है। तो जंक डीएनए को आप इस तरीके से तो आइसोलेट ही नहीं कर पाओगे, वो प्रोडक्ट ही नहीं बनाएगा। तो यूकैरियोटिक के केस में आपको एक्सॉन एंड इंट्रॉन वाला जो इंटरवेनिंग सीक्वेंस है वो हिंड्रेंस करेंगे, ठीक। तो डायरेक्ट आप जीनोमिक लाइब्रेरी किसकी बना सकते हो, प्रोकैरियोट की, क्योंकि वहां पे कोई इंटरवेनिंग सीक्वेंस नहीं होते हैं, कोई डिसरप्शन नहीं होगा। तो प्रोकैरियोटिक की डायरेक्ट बनेगी। और यूकैरियोटिक के लिए आपको क्या करना है, किसमें इंट्रॉन और एक्सॉन नहीं होते हैं, किस स्टेज में यूकैरियोटिक में इंट्रॉन्स नहीं रहेंगे। डायरेक्ट मुझे स्ट्रक्चर का नाम बताओ, डीएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, कहाँ पे इंट्रॉन्स नहीं होंगे, फास्ट रिप्लाई करो। जानवी, कशिश, कौशिक, मृणाल, फास्ट रिप्लाई करो, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। सरोज, श्रुति, श्वेता, स्नेहा, सब रिप्लाई करो फास्ट। यूकैरियोटिक सेल में किस स्टेज में इंट्रॉन्स नहीं होंगे। अच्छा, कोई ऐसा है क्या मेरी क्लास में जिसको इंट्रॉन और एक्सॉन ही नहीं समझ में आ रहा हो। प्रोसेस एमआरएनए, गुड, मैच्योर एमआरएनए में, क्लियर। प्रोसेस एमआरएनए जिसमें स्प्लाइसिंग हो चुकी होगी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद जो एमआरएनए बनेगा
उसमें आपके इंट्रॉन नहीं होंगे। इट मीन्स कि अब आपके पास वो सीक्वेंस है जिसके पास इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन क्या बनना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो हमारे पास mRNA यूकैरियोटिक के केस में ऐसा है जो कि डायरेक्ट सीक्वेंस है वहां पे प्रोटीन को कोड करने के लिए। तो हमने अगर इस mRNA को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करके, पहले भी बताया है बेटा ये आप लोग को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करके डीएनए में कन्वर्ट कर लिया और फिर इसको डीएनए फ्रैगमेंट किया और इसको वेक्टर में इंसर्ट कर दिया और इसके बाद इससे कोडिंग करा, इससे पूरा प्रोडक्ट बना लिया। तो हम जेनेटिक लाइब्रेरी बना सकते हैं, जीन लाइब्रेरी बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे? नहीं आएगी। ठीक है, अभी मैं इसको ब्लैक स्क्रीन पे दोबारा रिवाइज कराती हूँ कि प्रोसेस क्या चल रही है। इतनी बड़ी चीज नहीं है, दिमाग में होना चाहिए ये चीज। तो डीएनए लाइब्रेरीज आर द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्टेड डीएनए मॉलिक्यूल ligated into vector. Libraries are constructed by using the same general approach, except that instead of inserting one type of DNA fragment into vector, there are thousands or even millions of different DNA fragments inserted into vector molecule. आप बहुत सारे वेक्टर यूज कर रहे हो, बहुत सारे फ्रेगमेंट आप यूज कर रहे हो, बहुत सारी कॉलोनी बनेगी, लेकिन आप पूरा कंटामिनेशन का ध्यान रखोगे, कोई मिक्सिंग ना हो। हर पेट्री प्लेट में, हर आपके मीडियम में जो आप डिजायर्ड कॉलोनी बना रहे हो वही ग्रो कर रही है। और यहाँ से आप आइसोलेट कर सकते हो, अपनी जेनेटिक लाइब्रेरी बना सकते हो इस जीन के इंफॉर्मेशन को सेव करके। इज इट क्लियर टू यू? कृषु टाइम हो गया होगा बेटा, टाइम देखो एक बार। ठीक है, 10-10 तक करो उसको कंप्लीट। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आ रहा है आपको? किसी को कोई इश्यू आ रहा है क्या? आगे जाके आपको मेडिकल फील्ड में आगे जाना है तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैकेनिज्म, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ, जो भी आपका मॉलिक्यूलर बेसिस पे मैकेनिज्म चल रहे हैं ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरी पढ़नी होगी एमबीबीएस में। ये तो हम बहुत बेसिक चीजें बता रहे हैं भाई आपको। क्लियर है बेटा? रिप्लाई आज क्यों बहुत स्लो आ रहा है? क्या हुआ है? कोई दिक्कत है क्या तुम लोग को? क्लास ज्यादा हुई है क्या केमिस्ट्री का? देखो मेरे क्लास भले ही कह दिया करो मुझे कि आज मैम क्लास मत लीजिए, 2 बजे 3 बजे ले लीजिएगा, 4 बजे शाम को ले लीजिएगा, आई एम रेडी। तुम लोग कंफर्ट होके एकदम क्लास अटेंड किया करो, क्योंकि ये सारी नॉलेज, टेक्निकली नॉलेज आपको होनी चाहिए। वॉइस इज फ्लक्चुएटिंग। एक मिनट रुक जाओ, मैं वीडियो ऑफ करती हूँ अपना। अब देखना, ठीक है क्या? कोई चेंज हुआ? मेरी आवाज क्लियर आ रही है बच्चा? ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभी हम लोग इसको फिगर से भी देखते हैं और फिर मैं चार्ट भी बना दूंगी अगर लगेगा तो, लेकिन ये क्लियर होनी चाहिए चीजें आपको। ठीक है, तो डीएनए फ्रैगमेंट इंसर्टेड इनटू वेक्टर मॉलिक्यूल और उससे आप क्लोनिंग कराओगे, कॉलोनी बनाओगे और वहां से आप जेनेटिक लेवल पे उसकी ऑलरेडी, जो कि आपको तो इन्फॉर्मेशन पता ही होगा कि आप इसके पीछे आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आएगा, आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, डिजायर्ड डीएनए, तो छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट पे आपने स्टडी कर ली और पूरी की पूरी लाइब्रेरी बन गई। देयर आर एसेंशियली 2 टाइप्स ऑफ डीएनए लाइब्रेरी बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द डीएनए। ये हो जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक के लिए, ये चीज लिख लोगे बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो, और ये हो जाएंगे आपके यूकैरियोटिक के लिए। और इस ये क्यों इस तरीके से हो रहा है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग बेटा, मेरे को सीडीएनए लाइब्रेरी नहीं समझ में आई थी, बहुत टाइम तक मैं परेशान थी कि ये है क्या, क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहा था कि एमआरएनए स्प्लाइसिंग के बाद इंट्रॉन्स रहते ही नहीं है। ठीक है, इंट्रॉन, एक्सॉन, सिस्ट्रॉन क्या है ये हम लोगों की मैडम बता ही नहीं पाती थी, चीजें ही नहीं क्लियर होती थी। तो बस ये समझ लो कि डीएनए ऐसे लाइब्रेरी में, फ्रेगमेंट ऐसे लाइब्रेरी में बन रहे हैं, तो ये चीजें डाइजेस्ट ही नहीं होती थी कि इतना लंबा डीएनए उसको कैसे फ्रेगमेंट कर दोगे आप, वो कैसे आप उसमें, आप बोल रहे हो जंक डीएनए इतना है और कैसे वो चीजें आएंगी। तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
सेंट्रल डॉगमा चल रहा है और उसमें आपको सेंट्रल डॉगमा में ध्यान रखना है कि हम किस स्टेप की बात कर रहे हैं, ठीक। अब टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी जस्ट एक चार्ट है, होल जीन्स with promoters and introns, eukaryotic operons, बैक्टीरिया, डीएनए रेगुलेटरी एलिमेंट्स, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन इसमें होंगी क्योंकि ये पूरा हमारा जीनोम की लाइब्रेरी बन रही है, तो दैट इज जीनोमिक लाइब्रेरी। क्लियर। सी डीएनए लाइब्रेरी, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉपी डीएनए, ठीक है। mRNA ट्रांसक्रिप्ट ओनली विद 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड ट्रांसलेटिव, हाँ इसमें आपका ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि आपको उसी डायरेक्शन में तो पढ़ना है जी, यहाँ पे भी करेगा ओरिएंटेशन तो दोनों केस में। यूटीआरस, नो इंट्रॉन्स, टिश्यू स्पेसिफिक, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ जाएंगी। क्लियर। इंट्रॉन्स नहीं होंगे तो आपको इंटरवेनिंग जो इंटरप्शन कर रहे हैं वो नहीं है यहाँ पे, सिंपल। अब दोनों का फिगर देख लेते हैं हम, पहले फिगर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फिर हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। जेनोमिक डीएनए लाइब्रेरी में क्या हो रहा है, देखो जीनोमिक डीएनए है ये, ठीक। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल्स, सेल है जीनोमिक डीएनए है, आइसोलेशन किया ये जेनोमिक डीएनए है। डाइजेशन ऑफ, चलो इसको हम लेबलिंग कर देते हैं, 1 फर्स्ट स्टेप, 2 डाइजेशन विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, करेक्ट। क्लिव्ड डीएनए बन गया, स्टिकी एंड के साथ दिख रहा है, ये हमारा सेकेंड स्टेज है। अबे हमें फ्रेगमेंटेड डीएनए मिल गए, फ्रेगमेंट्स मिल गए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, लाइगेशन कर रहे हैं विद वेक्टर, ये हमारा क्या बन गया, आर स्मॉल होता है जब डीएनए के साथ लिखते हैं, तो आर डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अलग अलग फ्रेगमेंट के लिए अलग अलग आर डीएनए, इसको हमने इंसर्ट कर दिया। अब हम अपने इंसर्शन के अकॉर्डिंग हम इनको ऐसे मिक्सचर में नहीं ग्रो कराएंगे, इसका अलग ग्रोथ होगा, इसका अलग ग्रोथ होगा, इसकी अलग ग्रोथ होगी, इसकी अलग ग्रोथ होगी, ठीक। नाउ इंसर्शन इनटू बैक्टीरिया, लाइगेशन थर्ड स्टेप कर दें, इंसर्शन इनटू बैक्टीरिया फोर्थ स्टेप। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, एम्पलीफिकेशन हो रहा है, ठीक। कई मल्टीपल कॉपीज बनेंगे। देन अगेन डीएनए आइसोलेशन कर रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट को आइसोलेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, डीएनए चाहिए, जेनोमिक लाइब्रेरी बनानी है, तो अगर हमें प्रोडक्ट बनाना हो तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट आइसोलेशन करेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे एंड पैकेजिंग होगी। डीएनए आइसोलेशन 4 5, इंसर्शन के बाद फिफ्थ में लिख लो एम्पलीफिकेशन, इसको फिफ्थ कर लो, दिस इज 6। पहले तो आप एम्पलीफाई करोगे उस डीएनए की कई कॉपी, जैसे सपोज पीसीआर में हम बना रहे तो उसकी कई कॉपी, यहाँ पे हमें क्या करना है, हम नेचुरल सोर्सेज यूज कर रहे हैं और उसकी कई कॉपी बना रहे हैं, उसके बाद वहां से कलेक्शन कर रहे हैं, डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं हर एक कॉलोनी से, ठीक है। तो क्या उसमें रैंडम चांसेस हैं, देखो इन सब चीजों के ना ऐसा नहीं जितना हम बोल रहे हैं फ्लो में और इस तरीके से हो जाएंगे, इसलिए हर चीज मल्टीपल कॉपीज में करना पड़ता है, और वहां पे आप उसका स्टैटिस्टिक स्टडी करते हो और उसके बाद एक डेटा बनाते हो जो उसमें कोरिलेट करता है। बायो इन्फो या जेनेटिक इंजीनियरिंग में ना एक ट्रू फॉल्स वाला बहुत कॉन्सेप्ट चलता है, फॉर ट्रू फॉल्स निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ठीक। कितनी आपकी एक्सपेरिमेंट जो आपका ऑब्जेक्टिव था उसके नियर बाय कितना है, कितने एरर के चांसेस हैं, ये सारे वहां पे मैटर करते हैं। तो जस्ट इसके बाद आपने उनसे जीन इंफॉर्मेशन आइसोलेट कर ली और उसको एक इंफॉर्मेशन, एक कलेक्शन बना लिया, तो दैट विल बी जीनोमिक लाइब्रेरी। Clear? Genomic library, these libraries are made from genomic DNA. All of the DNA found in the organism nuclei. Genomic DNA molecules are very large. Each chromosome in the nucleus is one such DNA molecule, so they must be fragmented into small enough piece or to insert into vectors. This is typically done through digestion with one or more appropriate restriction endonuclease, mechanical shearing, or a combination of the two process. द डीएनए मैकेनिकली हम डैमेज करें डीएनए को, ठीक है, मैकेनिकली करें या एंजाइमेटिकली करें या दोनों करें, बट फाइनली हमें क्या करना है, डीएनए के फ्रेगमेंट करने हैं। द डीएनए इज देन लाइगेटेड इनटू वेक्टर व्हिच कुड बी अ प्लाज्मिड बट इज मोर ऑफन अ कॉस्मिड और अ वायरल क्रोमोसोम, क्योंकि हमें हाई अमाउंट में चाहिए। डीएनए इंसर्शन की जो लिमिट है, डीएनए हमें लॉन्ग फ्रेगमेंट डीएनए का इंसर्ट करना है, तो हाई कैपेसिटी जिसके पास होगी वो हमारे हाइब्रिड वेक्टर्स में है।
प्रिया इसका टाइम हो गया होगा, देखो क्रिशु दे दो, सबमिट करो। नाउ cDNA लाइब्रेरीज सही, सभी प्रोसेस वैसे ही होंगी, बस यहाँ पे डीएनए की जगह आप mRNA से डीएनए बना लोगे। mRNA का बनने का वेट किया जाएगा। mRNA प्रोसेस, मैच्योर mRNA का प्रोसेस, mRNA को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से ट्रीट करके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से ट्रीट करके आप वहां पे डीएनए जनरेट कर लोगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब इस डीएनए का आप फ्रेगमेंट कर दो, वेक्टर में ऐड कर दो, होस्ट में डाल दो, एम्पलीफाई कर दो, देन आइसोलेट कर लो। क्लियर है बेटा? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? फटाफट बोलो। These libraries are made from cDNA, which are DNA copies of mRNA molecules. To make cDNA, mRNA is isolated from a tissue or whole organism, and DNA is copied from the mRNA template using an enzyme called reverse transcriptase. कोई डाउट बेटा इस मैकेनिज्म में? वेरी गुड। उसको बोलो, उसका कुछ नोटिस आया था कि कौन सी मैम को कल सेंड करना है। नाउ बेटा cDNA लाइब्रेरी का देखो, तो यहाँ पे आपने क्या किया, अब इसके ऊपर आप एक स्टेप और कर सकते हो। डीएनए, एक मिनट बेटा, यहाँ लिख रही हूँ मैं, डीएनए से ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, डायरेक्ट में लिख दी mRNA पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन इसके अंदर हिडन है। स्प्लाइसिंग वगैरह सब होने के बाद जो mRNA है वो यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप लिख सकते हो, या तो आपको कंफ्यूजन हो तो प्रोसेस्ड mRNA, ठीक है, मैच्योर mRNA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंजाइम यहाँ लिखोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड आप प्रोसेस का लिख लोगे, एक फ्लो चार्ट बना लेना पूरा। थर्ड में आप उस पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराओगे, यहाँ पे एंजाइम लिखना एरो पे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऐड करोगे, उससे क्या बन रहा है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन रहा है, कॉपी डीएनए बन रहा है। फिर उसको क्लिप किया तो सेकंड, थर्ड डाइजेशन विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसके बाद एक पैरेलली आपका यहाँ पे डाइजेशन विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वेक्टर का चलेगा, डाइजेशन विद आरई वेक्टर में, ठीक है। वेक्टर के स्टिकी एंड और डीएनए के स्टिकी एंड वो कंबाइंड करेंगे, लाइगेशन होगा। तो थर्ड की आपकी थर्ड की ए और थर्ड की बी प्रोसेस होगी, अगर आप पूरा डिटेल में थोड़ा सा और लिखना चाहो तो, ठीक। फिर दोनों की ज्वाइनिंग हो रही है, आरडीएनए बन गया, इसको ट्रांसफॉर्म किया, अब वही प्रोसेस है, डीएनए आइसोलेट किया, लाइब्रेरी बना ली। कोई डाउट बेटा? चलो स्क्रीन पे आना, तो तुम लोग 1 मिनट का टाइम है, इसके बाद रीज्वाइन करना, हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट स्लाइड ओपन करेंगे। ये चैप्टर ओवर हो गया, चैप्टर तो पहले ही ओवर हो गया था। ये आपको एप्लीकेशन पार्ट, अब ऑब्वियसली आपको एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना है, उसमें गोल्डन राइस कैसे बन रहा है, बीटी कॉटन कैसे बनता है, बीटी ब्रिंजल कैसे बनता है, ठीक है, इंसुलिन का कैसे सिंथेसाइज हो रहा है, ये सब चीजें पढ़नी है। तो आपको मैकेनिज्म बैकग्राउंड में चलना चाहिए, ठीक है। आप सिंपल से वो प्लाज्मिड लेके नहीं, वो सारी चीजें जो जनरल मैंने पढ़ाया वो उन चीजों से नहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है, क्योंकि मॉडिफाइड जेनेटिक इंजीनियरिंग है, वहां पे ये सारी चीजें इन्वेंट हो चुकी हैं। mRNA is actually a short fragment. Why should it be fragmented again after making DNA through reverse transcription? Ma'am, I have doubt. बेटा देखो mRNA का क्या स्ट्रैंड है, डीएनए पे क्या आया, उसको जानने के लिए आपको एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको क्या देता है, साइट स्पेसिफिक, ठीक है। उस सीक्वेंस को आपको जानना है, तो आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उससे उसको कट कर दोगे, तो आपको उसके दोनों साइड का एंड सीक्वेंस पता चल जाएगा। आपको किसी चीज को बाइंड कराना है, जैसे सपोज मैंने कल एक कोहेसिव का एंड का बताया, आपको नहीं पता है कि वो कहाँ से रिस्ट्रिक्ट हो रही है, उसकी क्या स्टिकी एंड